आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहले हम हेरिडिटी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इवोल्यूशन देखेंगे। यहां आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से कैरेक्टर्स, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में मूव करते हैं। किस तरह से कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में मूव करते हैं, ये आपको यहां बताया जाएगा। ठीक है, कौन मदद करता है उनमें, कहां कैरेक्टर्स छुपे होते हैं, कैसे वो इनहेरिट होते हैं, मतलब क्या प्रोसेस है उनका, जो प्रोसेस है उनके आगे जाने का, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है ना, कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, कैसे कैरेक्टर दिखाई देते हैं, ये सब आपको मैं यहां समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले पहला पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। यहां लिखा है, वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी थोड़ा बहुत जो आपका चेंज आते हैं, जो थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, वो कैसे आते हैं। वो आपको बताया था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब एक सेल के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, तो कॉपी बनने के दौरान डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो वैसे तो वो एररलेस प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें भी सम अमाउंट ऑफ एरर्स आ जाती हैं। उन एरर्स की वजह से डीएनए के कुछ सेगमेंट्स चेंज हो जाते हैं, और उन सेगमेंट्स के चेंज हो जाने की वजह से फर्दर जो उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चेंजेस आ जाते हैं लिटिल बिट, एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने बताया था कि भाई ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, वो हम यहाँ एक बार बताएंगे आपको कैसे आते हैं। डीएनए के चेंज तो होते ही हैं, क्रोमोजोमल जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं, उनमें भी अदला बदली हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर उस प्रोसेस को हम कहते हैं। ठीक है ना, वो 9th क्लास में टॉपिक रहा होगा मियोसिस, तो वहाँ आपने देखा होगा मियोसिस में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा भी थोड़ा सा ना उसको, कि कैसे ज्यादा चेंज आता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड वी ऑब्जर्व द फील्ड ऑफ शुगर केन, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट, बट इन द नंबर ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग व्हिच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब अगर आप गन्ने खेत में देखोगे तो वहां, क्योंकि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया गया है गन्ना, शुगर कैन, जबकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वहां आपको वेरिएशन हर एक में ही कम से कम थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड। यहां हम ये पढ़ेंगे कैसे वेरिएशंस आते हैं, एंड इनहेरिटेड, और कैसे इनहेरिट होते हैं, आगे कैसे जाते हैं। द लॉन्ग टर्म consequences ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन आर ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। मतलब जो वेरिएशंस है, जब हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि धीरे धीरे जो वेरिएशंस आते रहते हैं, चेंजेस जो आते रहते हैं, वो चेंजेस जो है एक्युमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। उनके एक्युमुलेशन से बाद में आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड एक नई स्पीसीज का जन्म होता है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट आपको स्पीसीज वाला, ये एवोल्यूशन का पार्ट है। पहले हम हेरिडिटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझाऊंगा, पहले आप वो समझ लीजिए। पहले तो ये आप ये वेरिएशन कैसे आता है ये समझ लीजिए, उसके बाद हम वो देखेंगे कैसे इनहेरिट होता है। तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। ये कह रहे हैं कि पहले वाली जनरेशन से हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, जैसे इन्होंने दिखाया कि ब्लू था, फिर यहाँ कुछ चेंजेस आए, ऐसे चेंजेस आए, बाद में इनसे भी जो जन्म लिया इनकी जो संतान है उनमें फर्दर आपको थोड़ा सा और चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसकी जो संतान है आगे उसमें और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर मान लो जो बच्चे अभी हुए हैं जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनमें उनके संतान जो उनमें भी चेंज होगा। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है ना बात, तो सेकंड जनरेशन होगी उसमें भी पहली जनरेशन से भी डिफरेंस होगा कुछ।
as well as newly created differences. Figure 9.1 would represent the situation if a single individual reproduce. अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है as happens in asexual reproduction, if one bacterium, अगर मान लो ये एक बैक्टीरिया था, if one bacterium divide and then the resultant two bacteria divide again, पहला बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डिवीजन के दौरान पे उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, पहले वाले बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी, उस टाइम पर कुछ एरर आएगी, फिर जो उससे नए बनेंगे उनमें जब डीएनए कॉपी होगा 2 सेल बनाने के लिए उसमें कुछ एरर आएगी, कुछ चेंजेस आएंगे, एंड देन रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया विल डिवाइड अगेन. द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी सिमिलर. देयर वुड बी ओनली वन माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरीज इन डीएनए कॉपिंग. तो ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि उनमें जो चेंजेस आएंगे उनमें मान लो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में 2 से 4 बने तो उसमें जितना भी चेंज आ सकता है वो केवल इसी वजह से आ सकता है कि उनमें ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म थोड़ा बहुत एरर आ जाए, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत इन बातों को डिस्कस किया था, ठीक है ना. उससे जरा सा चेंज आ सकता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह से ही हुआ तो उसमें जरा सा चेंज आ सकता है. लेकिन अगर आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पर इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, एज वी विल सीन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो वहां आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी. एसेक्सुअल में आपको डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ जो चेंजेस होते हैं वो उतने ज़्यादा भी चेंजेस नहीं होते हैं कि वो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दें, ठीक है ना. एसेक्सुअल होते होते मतलब पता नहीं कितने साल बाद ऐसा होगा कि कहीं जाकर के कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत नया, ठीक है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद, मतलब कुछ साल तो नहीं, वो भी लाखों ही साल होते हैं, उसके बाद आपको एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है ना. अगर आजकल तो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, आर्टिफिशियली 2 मेटिंग टाइप्स को लेते हैं. आर्टिफिशियली मान लो एक, आप ये समझ लो कि एक गाय पंजाब की है और एक अमेरिका की है, तो इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने से जो नई संतान होगी तो ये इसके जैसे कैरेक्टर भी रखेगी, इसके जैसे कैरेक्टर भी रहेगी, और बाद में इन फ्यूचर में ऐसे भी हो सकता है कि मतलब काफ़ी सालों बाद ये किसी एक नई स्पीसीज को जन्म देगी. तो लिखा है, डू ऑल दीज वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ. अगर मान लो जो वेरिएशंस आए हैं तो वो जिस, जैसे कि चेंजेस आए हैं, अब चेंजेस आने से वो जिस नए एनवायरमेंट में आए हैं, अगले वाले मतलब जो नए पैदा हुए हैं, तो क्या वे सर्वाइव कर पाएंगे, उनके दोनों के ही मतलब जो पैदा हुए हैं उनके इक्वल चांसेस हैं सर्वाइव करने के? ऑब्वियसली नहीं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, कुछ चेंजेस किसी स्पीसीज को नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशन देते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पीसीज को नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो स्पीसीज उन चेंजेस की वजह से नए एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर जाएगी. जैसे हमने पीछे देखा था, हमने देखा था एक बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर हमने एंटीबायोटिक डाल दी थी, यहाँ एंटीबायोटिक दवाई डाल दो. उसके बाद हमने देखा था कि इस कॉलोनी में से सारे बैक्टीरिया मान लो मर जाते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया यहाँ पर बच जाता है, और फाइनली दैट विल फॉर्म अ न्यू कॉलोनी, ठीक है, एंड विच सर्वाइव इन अ न्यू मीडियम, एंड दैट इज एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम. यानी ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस होते हैं भाई, यहाँ बैक्टीरिया के केस में बात करते हैं, तो इस बैक्टीरिया के केस में जो बचा हुआ था एंटीबायोटिक से जो बच जाता है, उसके अंदर ऐसे चेंजेस थे जिन चेंजेस के कारण वो नए बदले में एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर गया, ठीक है. लेकिन जो जिनमें ऐसे चेंजेस नहीं थे कि जो एडेप्ट नहीं कर पाए, मतलब जो एंटीबायोटिक वाले मीडियम में नहीं रह पाए, तो वो तो डेड कर जाएंगे ना, वो तो मर जाएंगे. तो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, मतलब कौन सर्वाइव करेगा कौन सर्वाइव नहीं करेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर क्या वेरिएशन आया है. डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस. अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह के एडवांटेज रखता है. एंड बैक्टीरिया दैट कैन, देखो ये लिखा है यहाँ पर, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड विद हीट विल सर्वाइव. तो यह आपको बताया ना, पिछले चैप्टर में इन्होंने कहा था कि कुछ जो है गरम जो मतलब नया इन्होंने कहा था वहां पर एग्जांपल में कि भाई वहां हीट हो जाती है और कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. तो यही लिखा है ना, लास्ट चैप्टर से लिखा है कि बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड विद हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, मतलब जिनमें की हीट में रहने का चेंजेस था,
जो हीट वाले एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पा रहे थे तो वो तो आपके सर्वाइव कर जाएंगे, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। तो लिखा है सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट विल बी बाय एनवायरनमेंट फैक्टर फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। Selection of variants by environmental factors form the basis for evolutionary processes। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि जैसे कि देखो ध्यान से समझना ये बात ना, ये लाइन आप, कि वेरिएशंस तो हैं, वेरिएशंस आ गए हैं। मान लो कि अगर हमने जैसे मच्छर वाला एग्जांपल भी लिया था एक बार ना, मान लो चेंजेस तो आ चुके हैं। मान लो एक मच्छर जो है, मॉस्किटोज हैं बहुत सारे, इनमें से किसी एक मच्छर के अंदर कुछ चेंजेस हैं, लाइक ये वो है ब्लू वन, ठीक है, बाकी ये रेड वाले हैं। तो इसमें इनमें ब्लू वाला जो है इसमें कुछ चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस अब अभी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि ये अडेप्ट कर पाए। अभी एनवायरनमेंट इनके लिए है, पहले वालों के लिए। लेकिन अगर एनवायरनमेंट बदलता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट बदलेगा तभी तो इसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये मान लो ये वाला मच्छर आपका मोर्टीन से बच जाता है, मतलब इसको मोर्टीन कुछ नहीं कहेगी। इसमें ऐसा चेंज है कि मोर्टीन जलाने से इसको कुछ नहीं होगा, पर ये मर जाएंगे। पर इसका सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब मोर्टीन जलेगा। अगर मोर्टीन नहीं जलेगा तो फिर ये सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो यही यहाँ लिखा है कि भाई इन्वायरमेंट विल डिसाइड, यहाँ लिखा है इन्वायरमेंट विल डिसाइड, मतलब ये इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि कौन जो है सरवाइव करेगा, और जो सरवाइव करेगा वो बचेगा। फिर उसकी आगे संतानें होंगी, प्रोजेनी होंगी, और उसके अंदर जो कैरेक्टर चेंज आया है, जैसे मान लो इसके अंदर चेंज आ गया, जैसे मतलब इसके अंदर चेंज आ गया कि भाई ये मोर्टीन से नहीं मरता है, ठीक है ना, तो भाई होगा क्या, ये सेलेक्ट हो गया। अब आगे जो प्रोजेनी होंगी वो इसकी होंगी ना, उनके अंदर अब ये जो चेंज इसके अंदर आया है वो चेंज उनके अंदर भी जाएगा आगे। ये आपका इनहेरिटेंस होगा। जो चेंज इसके अंदर आया, जिसका सिलेक्शन हुआ है, ये अपने अंदर लाए गए चेंज को आगे भी भेजेगा। ये इनहेरिटेंस होगा और वो कैरेक्टर्स फिर आगे अपीयर होंगे, और नई जो प्रोजेनी आएगी उसको अब इस नए एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो जाएगी। तो ये यहाँ बताया गया है कि हम जो है हमारे अंदर लाए गए जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को इनहेरिट करते हैं, अपनी संतानों को आगे भेजते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो ऐसे चेंजेस की बात करते हैं, अगर मान लो हम कहें कि भाई तुम्हारे अंदर चेंजेस है, अगर मान लो मैं कहूँ मेरे हाथ के अंदर जो है कुछ चेंज हो गया है, मेरी उंगलियों में कुछ ऐसा चेंज हो गया है, कुछ पता नहीं शक्तियाँ आ गई, पता नहीं क्या, तो अब ये जो चेंज मेरी फिंगर्स में हुआ है ये मेरी संतानों में नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे जो बच्चे होंगे उनमें फिर उनकी उंगलियों में भी पहले से ऐसा कुछ होगा चेंजेस। ऐसा इसलिए होगा कि जो वेरिएशंस, जो चेंज आने होते हैं, वो चेंजेस आपके उन सेल्स में आने चाहिए जिन्हें हम अपनी संतानों को भेजते हैं, या जिन सेल्स को हम एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स अपनी संतानों के लिए भेजते हैं। तो वहाँ चेंजेस आने चाहिए। आपके जो चेंजेस हैं वो आपकी बॉडी सेल्स में नहीं होने चाहिए। मतलब जो बॉडी सेल में चेंजेस होंगे वो आपके इनहेरिट नहीं होंगे, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस के लिए जो चेंज आने चाहिए वो आपके कहाँ आने चाहिए, वहाँ पर आने चाहिए जो कि आपकी बॉडी सेल नहीं होती। वो सेल्स होती हैं जो कि आपकी, पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, गैमेट फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि हम आगे जो भेजते हैं इंफॉर्मेशन वो अपनी संतानों को गैमेट्स की फॉर्म में भेजते हैं, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्रोमोसोम्स में आपका डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए मेन पार्ट है, डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, जैसा कि आपको सबको पता है। और डीएनए आपका कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। और हमने आपको बता रखा है कि भाई आपकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं। ये तो हमने पढ़ रखा है कि मतलब आपकी सेल मान लो हम 2n का आते हैं ना, 2n होती है, 2n सेल से फिर गैमेट बनते हैं, वो n बनते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो इसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो इसने गैमेट की फॉर्म में आगे भेज दी, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे जा करके जाइगोट बनाती है, ठीक है। और वो जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाता है, एडल्ट बनाता है फ्यूचर में। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो अभी हम यहाँ देखें कैसे वो इन्फॉर्मेशन आगे मूव करते हैं, इन्फॉर्मेशन किस बात की होती है, ये सब हम देखने वाले हैं हेरिडिटी वाले टॉपिक। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है हेडिंग हेरिडिटी, ठीक है। इस सब को जानने से पहले, हेरिडिटी को जानने से पहले आप एक कुछ चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपके अंदर जो आपकी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं,
ये आपकी बहुत मदद करेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ऐसा होता है कि भाई मान लो हम कहें ये हमारा सेल है एक, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। मान लो इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये बना देते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स बना दिए। अब और मैं कह रहा हूं कि सेल मेरी डिप्लॉयड सेल है, 2n है, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब आपको पता है कि जहां क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। तो पेयर में होने का मतलब है कि इसका मतलब जो इसके अंदर 2 पेयर हुए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 पेयर हो गए। चाहे इसके अंदर 50 पेयर भी होते तो भी मैं डिप्लॉयड ही कहता, और इसके लिए मैं वर्ड यूज करता 2n, ठीक है, यानी डिप्लॉयड। अब क्रोमोसोम्स के अंदर अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोम्स आपके डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स आपके किसके बने होंगे? डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनमें से मेन इंफॉर्मेटिव पार्ट जो है वो डीएनए है। डीएनए के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया, डीएनए में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, इस बात की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बननी है और किस प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड कहाँ लगना है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने कहा था डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, अगर मैं डीएनए के अंदर इसके फंक्शनल सेगमेंट की बात करूं, जो फंक्शन करता है, वो फंक्शनल सेगमेंट आपका क्या होता है? जीन होता है, ठीक है ना। और जीन के अंदर क्या होता है? जीन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव द इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का क्या ऑर्डर होता है, ये बात आपकी कहाँ छुपी होगी? जीन में छुपी होगी। जीन क्या है? डीएनए का फंक्शन सेगमेंट है। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। अगर हम हमारी बात करते हैं तो पेयर में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। एक पेयर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ऐसे हो सकते हैं। हमारे अंदर तो 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई हमारा जो है पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मैं कहूं हमारे ह्यूमन बीइंग के फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हजारों जीन है, 1000 जीन है, ज्यादा ही जीन है, हजारों जीन है, मान लो इससे भी ज्यादा जीन है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मेरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर कई प्रोटीनों की सूचना है। उसका जो डीएनए है उसमें कई प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है, उसमें किसी एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीन्स कितने, बहुत सारे जीन्स हैं भाई। डीएनए, पूरा डीएनए है इसके अंदर। डीएनए का एक टुकड़ा एक बनाता है, अगला टुकड़ा कुछ और बनाता है, अगले टुकड़े में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उससे अगले टुकड़े में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इस तरह इन्फॉर्मेशन में छुपी हुई है। उस इन्फॉर्मेशन को अनकोड किया जाता है और फिर प्रोटीनें बनाई जाती हैं। वही आपका कैरेक्टर है, ठीक है ना। वही आपके कैरेक्टर को डिसाइड करती हैं। तो हमें हमारे माता पिता से क्या मिलता है? एक गैमिट एन, एक स्पर्म मिलता है और एक एग मिलता है, ठीक है। स्पर्म और एग के अंदर क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, एन इधर होते हैं, हाफ इधर होते हैं, और दोबारा जुड़ करके 2n बनाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब हमें क्या मिला है हमारे माता पिता से? क्रोमोसोम मिले हैं। क्रोमोसोम मिले हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या है? जीन है। और जीन में क्या है? इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स की। तो हमारे अंदर आकर के वो डीएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। वही हमारा कैरेक्टर को निर्धारित करता है। वो प्रोटीन के प्रोटीन जो होती हैं, वही प्रोटीन्स आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करती हैं। कोई भी कैरेक्टर आपका अपीयर हो रहा होता है वो इसी वजह से हो रहा होता है कि वो प्रोटीनें बन रही होती हैं, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। अगर आपके एंजाइम्स भी बन रहे हैं आपकी बॉडी में, तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स हैं। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। मसल्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी बॉडी की जो क्या है वो प्रोटीन है। तो इन्फॉर्मेशन किसकी हुई? प्रोटीन की हुई। कैरेक्टर क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, ठीक है ना। कोई भी कैरेक्टर अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये कैरेक्टर आया है, तो यानी उस कैरेक्टर की जो जीन है वो काम कर रही है। यानी अगर मैं कहता हूं कोई कैरेक्टर, पर मैं कह रहा हूं मटर के एक प्लांट लंबा हुआ है, तो उसमें लंबाई का जीन है। जो जीन उसका है वो लंबाई कर रहा है, यानी दैट जीन इज फंक्शनल, वो जीन काम कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मेरा, मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर मैं कह रहा हूं हजारों जीन है। तो भाई अगर हम कहूँ ये पहला पेयर है, तो पहले पेयर में यहाँ एक जीन है, यहाँ दूसरी जीन है, यहाँ तीसरी जीन है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह बहुत सारी जीन है। तो जो इसका पेयर वाला भाई है, जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है, इसमें भी यहाँ जीन्स होंगी, क्योंकि ये तो इसका ही पेयर है, ठीक है ये।
तो अगर हम आपको बात करेंगे कि भाई इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ किसी कैरेक्टर का जीन है, कैरेक्टर का जीन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी जो जीन्स होती हैं, अभी मैं समझाऊंगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कोई जीन जो है किसी कैरेक्टर की जीन होती हैं, क्योंकि जीन्स जो होती हैं वो आपकी प्रोटीन बनाती हैं, प्रोटीन आपकी एंजाइम बनाती है फर्दर, और एंजाइम आपके रिएक्शंस में भाग लेते हैं, और रिएक्शंस में भाग लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनती हैं, और वो प्रोडक्ट आपके किसी कैरेक्टर के लिए काम करती है, अपीयर करती है, ठीक है, दिखाई देती है। तो भाई उनकी जो जीन्स होंगे वो यहाँ होंगी। अगर मैं कहूँ कि इस क्रोमोसोम में यहाँ कोई जीन है पहले नंबर पर, तो इधर वाले क्रोमोसोम में भी सेम जीन होगी पहले नंबर पे, क्योंकि ये तो इसका ही पेयर है, ठीक है ना। पेयर ऑफ क्रोमोसोम में सेम जीन होगी ना, क्योंकि वो तो उसी का ही पेयर है ना, ठीक है ना। यहाँ दूसरे पे जो जीन होगी वो यहाँ होगी, तीसरे पे जो जीन होगी वो यहाँ होगी। यानी जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जो पाए जाने वाली जीन्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर जीन्स होती हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि इस वाले में वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस वाले में वो काम कर रही है नहीं, मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि जीन इज नॉट फंक्शनल बट जीन इज प्रेजेंट ओवर देयर ऑन द क्रोमोसोम। अगर पेयर है भाई, यहां है, अगर ये पेयर है आपका, तो यहां जो जीन है, यहां जो जीन है वो यहां भी है, जो यहां है वो यहां भी है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम जीन होती है, दोनों तरफ सेम जीन होंगी। डीएनए की जो डीएनए का जो पार्ट है, फंक्शनल पार्ट, दोनों पेयर वालों पे सेम रहेगा। यहाँ वाला सेम रहेगा, यहाँ वाला सेम रहेगा, क्योंकि ये तो पेयर में है। लेकिन ये बात अलग है कि ये आपका काम कर रहा है या फिर ये कर रहा है या दोनों काम कर रहे हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम कहें हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो दोनों किसी के दोनों पेयर काम कर रहे हैं, किसी का एक पेयर फंक्शनल है, किसी के दोनों फंक्शनल नहीं है, कोई दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, कोई दोनों काम कर रहे हैं। अब ये देखो, हमारे अंदर अगर हम बात करते हैं कि हमारे अंदर भाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो तुम्हें अभी समझ में आया होगा कि पेयर में से एक हमारी मदर से हमें मिला है। अगर हमारे अंदर 23 पेयर हैं तो एक सेट हमें हमारी मदर से मिला है, एक सेट हमारे फादर से मिला है। मतलब हमें हमारे माता पिता से जीन्स की दोनों कॉपी मिली है। एक कॉपी मेरे पापा से मुझे मिली है, एक कॉपी जीन्स की मेरी मम्मी से मुझे मिली है, और फिर दोनों कॉपी आके मेरे में यूनाइट करके 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में सेम जीन है दोनों, एक मेरी मदर से मुझे मिली है, एक मेरे फादर से। अब जो जीन मेरे फादर से आई है वो फंक्शनल है, वो काम कर रही है, जो मदर से आई है वो काम नहीं कर रही है, तो कैरेक्टर मेरे अंदर किसकी जैसा आएगा? फादर जैसा, ठीक है ना। बात समझ आई? अगर भाई दोनों काम कर रही हैं, दोनों जीन फंक्शनल हो रखी हैं, तो फिर कैरेक्टर जो होगा वो डिपेंड करता है कौन, मतलब ये क्या प्रोडक्ट बना रही है वो। अगर मम्मी लंबी हैं, पापा लंबे हैं, दोनों ही लंबे हैं, तो दोनों में जीन फंक्शनल है। मान लो मम्मी छोटी हैं, अगर मम्मी लंबी हैं और पापा छोटे हैं तो जीन पापा में काम नहीं कर रहा है, पापा के अंदर जो फंक्शनल जीन वर्किंग नहीं था वो मम्मी में वर्किंग था। तो मुझे तो मेरी मम्मी से मिला है जीन एक, और फादर से मिला है, तो मम्मी वाला जो जीन था वो फंक्शनल है, फादर वाला काम नहीं कर रहा था, तो मैं तो लंबा हो जाऊंगा ना, क्योंकि भाई एक जीन तो मेरे में काम कर रहा है ना। फाइनली काम करना मतलब जीन का क्या, जीन तो प्रोटीन ही बनाएगा, डीएनए के सेगमेंट है ना, तो दे कैन फॉर्म द प्रोटीन ओनली, उनकी इन्फॉर्मेशन तो प्रोटीन की है। लेकिन वो प्रोटीन फर्दर मेरी लंबाई में किस तरह से हेल्प करती है ये अलग बात है। वो प्रोटीन एक एंजाइम हो सकती है, वो प्रोटीन एक हार्मोन हो सकती है जिससे मैं लंबा हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको आप बार बार कहते हैं कैरेक्टर्स हमें हमारी प्रोजेनी से पेरेंट्स से मिलते हैं, आगे आगे वो इनहेरिट होते हैं। तो कैरेक्टर जो होते हैं जस्ट इट इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन ओनली, कि किस तरह की प्रोटीन्स आपके अंदर बननी है। आपके हर एक क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, दे आर जीन्स, they are forming the protein, they have the information for the protein they have the information of the amino acids in a protein। तो इस तरह से आपके कैरेक्टर छुपे होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, एक एक चीज़ें देखते हैं, फिर आगे आगे वही बताएंगे क्या क्या डिस्कस करना है इसमें। यहाँ लिखा है कि द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक कैरेक्टर होता है, सपोज अगर हम कहें एक कैरेक्टर है, ये सिंगल कैरेक्टर, मैं कहता हूँ कैरेक्टर आपका हुआ, मैं कहता हूँ कैरेक्टर है हाइट कैरेक्टर ले लेते हैं।
इसके दो ट्रेट हुए, एक टॉल एक शॉर्ट। तो ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर के टाइप। कैरेक्टर में फर्दर कितने टाइप हैं? दे आर ट्रेट। तो लिखा है द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द रूल्स। नंबर हेडिंग है इनहेरिटेड ट्रेट्स। लिखा है व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस? वी नो दैट a child bears all the basic features of a human being. However, it doesn't look exactly like parents. ठीक है, एक बच्चे में वो सब चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, परंतु वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है अपने माता पिता के। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। ह्यूमन पॉपुलेशन आप देखोगे इतना ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब हर पर्सन में वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ मेंटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखा है कि द रूल्स ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर, ध्यान से पढ़ना, बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड। ये हम जानते हैं कि हमारे जो बोथ फादर मदर दोनों होते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटीरियल को। ये हमने अभी देखा था, क्योंकि हमने बताया था कि अगर हम कहें कि एक फीमेल के अंदर, ये फीमेल के सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, जो ओवम बनाती है, एग बनाती है, ये मेल की है और ये फीमेल की सेल है। ये वाली मान लो फीमेल की सेल है, ये मेल की मान लेते हैं। तो हमने कहा था कि जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, एन इधर से क्या आता है एन, और हमने बताया था फिर दोबारा जुड़ के 2n हो जाते हैं। तो ये लाइन लिखी है ऊपर, पढ़ो, इसका मतलब यही है कि बोथ एंड फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है, दोनों बराबर मात्रा में डीएनए अपने बच्चे को देते हैं। एंड दिस मीन दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। तो हमने अभी आपको समझाया कि भाई दोनों की तरफ से एक एक क्रोमोसोम आएगा। मान लो ये पहला ये क्रोमोसोम पेयर आया, एक इधर से आया मदर से, एक फादर वाला है। मान लो ये मदर वाला है, ये फादर वाला है क्रोमोसोम। ठीक है, तो लिखा है दो, इसमें मान लो यहाँ जो जीन है, यहाँ पर जीन है वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वाला काम कर रहा है, या ये काम करता है या ये काम नहीं करता है। तो लिखा है दिस मीन दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। मतलब दोनों डीएनए, एक ट्रेट को पैटर्नल भी मतलब पिता वाला भी माता वाला भी दोनों डीएनए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। तो आप समझ सकते हो कि एक ट्रेट में 2 वर्जन है हर एक। देखो एक चाइल्ड में 2 वर्जन है हर एक ट्रेट के, एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा। लिखा है 10 फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड दैट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। व्हाट विल बी देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। ये कह रहे फिर चाइल्ड में कैसा दिखेगा। 2 वर्जन, एक तो माता से आया है, एक पिताजी से आया है, एक फादर से पहुंचा है, तो भाई फिर वो बच्चे में कौन सा अपीयर होगा। तो लिखा है मेंडल सी बॉक्स वर्कड आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी एगो। तो ये कह रहे हैं कि मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सालों पहले, जो कि ये बताते हैं कि कैसे कैरेक्टर जो हैं अपीयर होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए। देखो दोनों तो आएंगी। मान लो अगर मैं कहूँ कि ये आपका हाइट का जीन है, मान लो यहाँ इस क्रोमोसोम पर ये हाइट का जीन है, यहाँ पर ये हाइट का जीन है। अगर आपके फादर से जो आया है, फादर आपके छोटे थे तो ये जीन काम नहीं कर रहा है, मदर वाला काम कर रहा है, तो फिर जो कैरेक्टर अपीयर होगा, जो कैरेक्टर आपके अंदर दिखाई देगा, वो आपका लिखा ना व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड भी। चाइल्ड में कैसा दिखेगा, तो भाई चाइल्ड में वही दिखेगा ना जो फंक्शनल होगा। अगर दोनों फंक्शनल होंगे तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो लेकिन अगर मान लो एक तरफ से मैं कहूँ कि ये यहाँ पर हम कहें कि भाई ये किसी का आई कलर का आया था, तो आई कलर में इधर से मदर से उसकी मिला है उसे ब्लैक कलर बनाने वाला, और यहाँ आया है ब्लू वाला। तो डिपेंड ये करता है कि इन दोनों में से कौन सा बच्चे में अपीयर होगा। अगर मान लो बच्चे में ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है, बच्चे की आईज ब्लैक है, तो हम ये कहेंगे कि ब्लैक कलर जो है वो ब्लू वाले के ऊपर डोमिनेंट है। मतलब ब्लू कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव होता है, और जो अपीयर हो रहा है वो डोमिनेंट होता है। अगर हम 2 अल्टरनेटिव के बीच में, इनके बीच में अगर हम देखें, एक तो मदर से उसकी ब्लैक आया है, फादर से उसके ब्लू वाला आया है। ठीक है, जीन ध्यान रखना एक ही चीज़ का है। जीन किसका है, ये आई कलर का जीन है। किसका जीन है, आई कलर का।
ट्रेट्स दो हैं, ब्लू और ब्लैक। कैरेक्टर क्या है? आई कलर। कैरेक्टर क्या हुआ? आई कलर हुआ। ट्रेट क्या हुआ? ब्लू और ब्लैक हुए, दो ट्रेट हुए। इन ट्रेट में से बच्चे में कैसा दिख रहा है? अभी बच्चा मान लो ब्लैक आई का हुआ, तो हम बोलेंगे कि भाई बच्चा जो है ब्लैक आई का है, तो इसका मतलब जो उसकी मदर का जो ब्लैक आई कैरेक्टर है, जो ब्लैक आई ट्रेट है, वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ब्लू वाले के ऊपर। तो मेंडल ने कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिन एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने बताया कि भाई कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, और वहाँ जाकर के किस तरह से अपीयर होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, ये आपको समझाया गया आगे वाले पार्ट में चैप्टर के। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम मेंडल के जो रूल्स हैं, मेंडल के जो लॉज हैं उनको पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस को अच्छे से समझेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टफ चैप्टर है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बात, एक एक वर्ड का आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना? हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जो मेंडल ने हेरिडिटी के रूल्स बताए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके कोर्स में जो दिया गया है मेंडल के बारे में, उन्होंने क्या समझाया है, उन्होंने हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में क्या रूल्स दिए हैं, उसको समझेंगे। तो पहले हम जो है अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है उसको जान लेते हैं, उसके बाद जो आपकी बुक ने बताया है उसको जान लेंगे। जैसे कि हमने पहले से, कल हमने लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर, जो आपका डीएनए होता है, उसके कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट मतलब जो कि आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि जीनों की जो जीन्स जो होती हैं उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और फिर वहाँ पहुंचकर कौन सा एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने का मतलब कौन अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, दिखाता है, और कौन अपना कैरेक्टर छुपा के रखता है, कौन नहीं दिखाता है, कौन काम नहीं करता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज भी आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम बात करें कि एक सेल है हमारे पास, ये हमारी कोई सेल है, इसके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, या फिर आप ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस ही है, क्योंकि हमें तो न्यूक्लियस से ही काम है। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर आपको हमने बताया था कि एक क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पेयर में होते हैं। अगर हम एक डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम आपके कैसे होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। तो पेयर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम आपके इस तरह से होंगे। अगर हम न्यूक्लियस से बाहर ले आए क्रोमोसोम को, तो ये सपोज करो आपका एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना? और आपको पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का, प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है उसका वो उसके अंदर काफ़ी सारे जो फंक्शनल पार्ट हैं, काफ़ी सारे जीन्स हैं। सपोज करो ये फर्स्ट पेयर, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारा ये पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर है। तो इस फर्स्ट पेयर में दो क्रोमोसोम हैं जो एक दूसरे के पेयर में हैं। इनको हम कहते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज प्रेजेंट इन ए पेयर, दे हैव सम फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए और जीन्स। उनके ऊपर क्या होते हैं? फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए जीन्स पाए जाते हैं। वो जीन्स जो कि किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाने के लिए कोडिंग इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि ये कोई मेरा रॉ मटेरियल है, अगर मैं ऐसे बात करूं कि कोई रॉ मटेरियल है ये मेरा, ठीक है? इस रॉ मटेरियल से कुछ बनाने के लिए मुझे किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है। रिएक्शन है ये कोई, इससे मुझे करना है, मुझे यहाँ एक एंजाइम की नीड है। तो उस एंजाइम की नीड, ये यहाँ जो बन रहा है, सपोज करो ये बन रहा है हार्मोन, यहाँ कोई हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल किसी चीज़ से। ये एंजाइम खुद में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एंजाइम किसका बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है? सिंपल समझ लेते, सिंपली समझ लेते क्या है प्रोसेस।
तो अब मुझे अगर ये एंजाइम होगा तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी तो ये हार्मोन बनेगा, और ये हार्मोन फर्दर जो फंक्शन करता होगा वो होगा। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं होगा। एंजाइम किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और हम आपको क्या बता रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि डीएनए के अंदर कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो डीएनए है, और इस डीएनए के वो फंक्शनल सेगमेंट्स जिनमें किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, वो जीन है, उससे वो इंफॉर्मेशन पहले आरएनए की फॉर्म में कॉपी होती है, ये आप हायर क्लासेस में जानोगे। उसके बाद वो आरएनए आपका राइबोसोम्स के पास आता है, और राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन मशीनरी होते हैं, और इस राइबोसोम के ऊपर जो भी कोडेड, जो इस आरएनए के ऊपर जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से यहाँ राइबोसोम के पास प्रोटीन बना दी जाती है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटीन आपकी अमीनो एसिड की चेन होती है, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, लाइक इस तरह से। ठीक है, अब ये प्रोटीन आपकी, मान लो ये प्रोटीन ये एंजाइम बनाती है, तो प्रोटीन कब बनेगी? जब ये डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जिसे मैं जीन कह रहा हूँ, जब ये इसकी प्रोसेसिंग होगी, जब ये बनाएगा आरएनए, जब इससे बनेगी प्रोटीन, तभी तो ये कैरेक्टर आएगा ना। हम कह रहे हैं कि ये जो मेरा सेगमेंट है, जीन है, ये डीएनए पर कहीं क्रोमोसोम में, देखो क्रोमोसोम में बहुत सारा डीएनए है, उसमें ये यहाँ किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सेगमेंट। और जो इसका पेयर वाला क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उस पर भी सेम ही बात का, सेम ही एंजाइम का, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेम ही एंजाइम का जीन है, तो आप समझ जाओगे सेम एंजाइम का जीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन एंजाइम है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि उसी प्रोटीन का जीन यहां भी है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर जो जीन यहां होता है वही जीन यहां होता है, जो यहां होता है जो वो यहां होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही इस पेयर पर पाए जाने वाले इस एंजाइम के दोनों जीन ये काम करते हैं, फंक्शनल हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा एंजाइम बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक जीन मेरा ये नॉन फंक्शनल भी हो जाए, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, जो फंक्शनल है मैं उसको कैपिटल ई से डिनोट कर लेता हूँ, जो नहीं फंक्शनल है उसको मैं स्मॉल ई से डिनोट कर लेता हूँ। देखो है ये जीन, ध्यान रखना मेरी बात का, जीन ये जो यहाँ जीन है ना, ये जीन है इसी एंजाइम का, बट इसमें कोई डीएनए कॉपीइंग के मैकेनिज्म के टाइम पर, जब डीएनए कॉपीइंग हुआ होगा, तो उस टाइम पर इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें कुछ एरर है और ये जीन काम नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन फंक्शनल। ठीक है, या फिर ये कुछ और कर रहा है, या फिर ये सही से एंजाइम नहीं बना पा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों जीन तो एक ही हुई, दोनों जीन तो एक हुई, पर जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाती हैं। एक तो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये जो काम नहीं कर रही है, एक ये है जो काम कर रही है, या दोनों ही काम। अगर मैं ऐसे लिखूं कैपिटल ई तो मीन्स टू से दैट दे बोथ आर वर्किंग। अगर मैं ऐसे लिखूं कैपिटल ई स्मॉल ई तो मतलब एक काम कर रही है, एक काम नहीं कर रही है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये दोनों ही काम नहीं कर रही है, मतलब फिर तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर ये दोनों ही जीन ऐसे हो जाएंगे, दे आर नॉट वर्किंग, वी आर डिनोटिंग लाइक विद द स्मॉल ई, तो दे बोथ आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, एंड द एंजाइम विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड द रिएक्शन विल नॉट अकर, नो हार्मोन नो फंक्शन, कुछ भी नहीं होगा। जो हार्मोन काम करता है वो काम ही नहीं होगा। तो भाई देखो ऐसा है, एक जीन की आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी मिल सकती हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब जीन की, जैसे ये स्मॉल ई मतलब ये काम नहीं करती, अगर मान लो ये काम भी करता और ये कुछ और करता, काम थोड़ा सा अलग करता, थोड़ा डिफरेंट करता, जो कि इस रॉ मेटेरियल को कुछ और बना सकता था, तो फिर ये एक जीन की दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म होती। तो यहाँ भी आप यही कह सकते हैं, दे बोथ आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ईच अदर। इनको आप क्या कहोगे? एलील कहोगे, एलील। तो एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है? एलील कहलाती है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। तो देखो इस क्रोमोसोम पर यहाँ या तो दोनों एलील एक जैसे हो सकते हैं या दोनों एलील अलग अलग हो सकते हैं, और यहाँ इस क्रोमोसोम के ऊपर ना जाने कितने कैरेक्टर के प्रोटीनों के जीन हैं, बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें अभी आज पता चली हैं जब हमने क्रोमोसोम की डिस्कवरी कर ली है, जब हमें क्रोमोसोम के बारे में पता चल चुका है, जब हमें ये पता चल चुका है
कि क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीनों के बने होते हैं। तो ये अब की बात है, ठीक है, जब हम सब पता है। लेकिन इससे पहले जब शुरुआत में बात हुई थी, जब शुरू में मेंडल ने जब इसके बारे में बात की थी, इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी, तो मेंडल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो अब हम मेंडल वाली बात को करेंगे। तो मुझे पहले ये बताना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आप मेंडल को नहीं समझ पाते अगर ये सब नहीं पता होता आपको, जीन वगैरह। देखो मेंडल ने क्या बताया था। मेंडल ने कहा कि भाई ऐसा है, मेंडल, पहले तो आप सुनो कि मेंडल जो है अपना जहाँ रहते थे, वो जो थे चर्च में कहीं रहते थे, तो फादर लाइक, तो वो क्या करते थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिक्स थे। मेंडल मैथमेटिक्स आता था, फिजिक्स आता था उनको, बायोलॉजी से उनका कोई लेना देना भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ अपने जो गार्डन था उसमें जो एक मटर के जो प्लांट लगाए, पी प्लांट लगाया। वो पी प्लांट लगाने के बाद उन्होंने वहाँ देखो ऐसा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सिंपली ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व दैट देर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर गार्डन। उन्होंने देखा, सिंपली उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर 2 तरह के प्लांट खड़े हुए हैं। एक तो प्लांट खड़े हैं टॉल, जो सामने से उन्हें दिखाई दे रहे थे। एक प्लांट उन्हें दिखाई दे रहे थे छोटे, स्मॉल, ठीक है ना। 2 तरह के प्लांट उन्हें दिखाई दे रहे थे। एक तो टॉल प्लांट दिखाई दे रहे थे, दूसरे प्लांट जो दिखाई दे रहे थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, शॉर्ट प्लांट। ये तो हमारे टॉल प्लांट हैं, ठीक है, मटर के प्लांट थे। और इन्होंने इसमें देखा कि भाई एक तो छोटे छोटे कद के हैं और एक जो है बड़े बड़े कद के, ठीक है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ, मतलब मेंडल वांट्स टू नो दैट कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पीछे पढ़ा ही है, अभी आपको पता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मेंडल ने कहा कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर मैं इस प्लांट के लंबे वाले प्लांट के पोलन ग्रेन्स को, आप समझना, अगर मैं इसके पोलन ग्रेन लूं और इसके पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर ले आऊं, इसके फ्लावर के ऊपर ले आऊं, ठीक है, मतलब लंबे वाले प्लांट का क्रॉस यानी मैरिज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे वाले प्लांट के साथ कराना, ये वो चाहते, ठीक। उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने इसका जो पोलन ग्रेन लिया, उस पोलन ग्रेन्स को ले जा करके इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। ये अभी इस टाइम ये फीमेल की तरह कंसिडर हो रहा है, ये मेरा मेल प्लांट कंसिडर हो रहा है, क्योंकि भाई मेल के पोलन ग्रेन माने गए हैं और फीमेल इसको माना गया है। भले ही दोनों बाइसेक्सुअल हों, भले ही मटर का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसमें एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें हों, भले ही वहाँ ओवरी भी हो और एंथर भी हो, दोनों चीज़ें हों, तो जिसको इन्होंने फीमेल कंसिडर किया है उसका इन्होंने एंथर काट दिया। ही रिमूव द एंथर हटा दिया। इसके पास फीमेल पार्ट बचा है बस। तो जब इसके पास फीमेल पार्ट बचा है तो ला करके इसका जो पोलन ग्रेन था वो इसके ऊपर डाल दिया, यहाँ डाल दिया। इसको डालने के बाद क्या हुआ, आपको पता है, इसके अंदर ओव्यूल है, आपको समझा रखा है सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर इसके अंदर एग होगा, ये पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है, ट्यूब बनाएगा, यहाँ पर एग होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, सीड बन जाएगा, ठीक है। सीड बनने के बाद क्या होगा, उस सीड को मेंडल ने शो कर दिया, बो दिया, ज़मीन में डाल दिया। उसके बाद बोने के बाद वो प्लांट उगा। तो प्लांट उगने के बाद मेंडल ने देखा कि जो नया प्लांट आया है वो लंबा हुआ है। मेंडल ने देखा कि जो नया प्लांट हुआ है वो लंबा प्लांट हुआ है, टॉल हुआ है, ठीक है, पहले वाले की तरह, वो फीमेल वाले की तरह नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो भाई मेंडल ने कहा कि यार, फिर मेंडल ने छोटे वाले के पोलन ग्रेन लेकर के बड़े वाले पर डाले, तो भी उनको कैसे प्लांट मिले, लंबे ही मिले। मतलब मेंडल ये जानना चाहते थे कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से आगे जनरेशन में जाते हैं। अगर लंबे का छोटे से क्रॉस होता है, शादी होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो आगे जो संतान होंगी इनकी, क्या वो छोटी भी हो सकती हैं, क्या वो लंबी हो सकती हैं, ये जानना चाहते थे। बट जितनी बार भी उन्होंने इसका क्रॉस कराया, उन्हें हमेशा कैसे मिले, टॉल ही मिले, ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि भाई, मेंडल इससे इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि
देखो जब छोटे का बड़े से कराए, बड़े का छोटे से कराए, तो आ रहे थे बड़े। फिर इस तरह मेंडल ने और क्या किया, मेंडल ने और कैरेक्टर्स को उसमें देखा, प्लांट में इस तरह के कैरेक्टर देखे कि जिनके राउंड सीड थे, राउंड सीड वालों को इनके साथ क्रॉस करवाया, जिनके सीड रिंकल्ड थे, जो राउंड सीडेड थे उनके पोलन ग्रेन लिए, और रिंकल्ड जिनके सीड की शेप जो थी वो रिंकल्ड थी उस पर डाला गया। तो फिर इनको यहाँ क्या मिले, राउंड। अगला जो प्लांट हुआ, जो सीड आए वो बोए, और फिर जो अगला प्लांट आया वो राउंड सीडेड हुआ, उसमें कैसे सीड आ रहे हैं, राउंड सीड आ रहे हैं। तो मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स, मेंडल ने कहा अगर हम दो कैरेक्टर्स के बीच में, मतलब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स, कैरेक्टर तो क्या है यहाँ पर, ऊपर वाले में हमने कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट। यहाँ कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट। इस हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर में दो ट्रेट्स हैं। एक तो ट्रेट है टॉल, वेरिएंट, एक वेरिएंट तो टॉल हुआ, दूसरा वेरिएंट हुआ डॉर्फ यानी छोटा, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, एक कैरेक्टर है सीड की शेप, सीड शेप कैरेक्टर में दो वेरिएंट हैं, एक राउंड और एक रिंकल्ड। तो उन्होंने कहा कि जब आप एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। उन्होंने कहा कि जो आपको अगली जनरेशन में, ये आपकी जो जनरेशन आई है यहाँ, ये पहली जनरेशन है ना, इनके बाद ये पैदा हुआ है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन को डिनोट करते हैं F1 से, F1 से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हम जो है क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपीयर होता है, which we can see in the F1 generation after making the cross between the two contrasting characters। कंट्रास्टिंग है ना, ये एक लंबा छोटा कंट्रास्ट है, गोल रिंकल्ड कंट्रास्ट है। तो जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें F1 जनरेशन, पहली जनरेशन में उनमें से एक देखने को मिलता है, उन दोनों में से हमें एक देखने को मिलता है जो कि डोमिनेंट होता है। जो दिखा वो डोमिनेंट हुआ, जो नहीं दिखा, छोटा तो नहीं आया, जो नहीं दिखा वो रिसेसिव हुआ। तो ठीक है ना, तो दो ट्रेट में से एक अपीयर हो रहा है। तो यहाँ जो टोलनेस हुई वो आपकी डोमिनेंट हुई, और जो आपकी ड्वार्फनेस हुई वो आपकी रिसेसिव हुई। रिसेसिव यानी जो अपीयर नहीं हुआ, डोमिनेंट यानी जो अपीयर हुआ, ठीक है। तो अब अगर हम बात आपको समझाने वाली बात करते हैं वैसे वाली, देखो अभी मेंडल को मैं बताता हूँ, मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ही डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्रोमोसोम्स, उसके पास कोई आइडिया नहीं था क्रोमोसोम्स के बारे में। तो मेंडल ने कहा कि भाई इसका मतलब ये है, देखो ऐसा है, मेंडल ने कहा कि भाई इधर से इस प्लांट से एग तो आया ही है ना इसका, ठीक है, और इधर से मेल गैमेट गए होंगे, तो एग भी फ्यूज हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अपीयर नहीं हुआ, दिखा नहीं। तो उन्होंने कहा, मेंडल ने देखो क्या किया, मेंडल ने कहा कि किसी भी कैरेक्टर को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। ध्यान से समझना, जो मैंने आपको ऊपर जीन का समझाया है ना, क्रोमोसोम्स का, मेंडल को तो क्रोमोसोम का आइडिया नहीं था ना, मेंडल को पता था कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, मेंडल को कुछ नहीं पता था। मेंडल ने फिर भी कहा कि किसी भी कैरेक्टर को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, टू फैक्टर्स। तो वही हम यहाँ, अगर मैं कहूँ कि इसको टॉलनेस को अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूँ, कैपिटल T कैपिटल C से, ठीक है ना, क्यों, ठीक है ना, डिनोट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द दिखाने के लिए कि उन्होंने कहा कि दो फैक्टर्स, जीन्स नहीं, मेंडल डोंट नो अबाउट द जीन्स, मेंडल इज सेइंग दैट कि फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, कि दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, वो पेयर में होते हैं किसी भी कैरेक्टर को। और रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उन फैक्टर्स में से एक आगे आता है। तो आपको ये मैंने समझाया था कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्रोमोसोम जो है, अगर मान लो यहाँ पेयर में है तो आगे एक आएगा, क्योंकि आपको पता है 2n से डिप्लॉयड से गैमेट बनने में हैप्लॉयड कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसकी दूसरे प्लांट की बात करें जिसको मैंने स्मॉल टी लिखा है, ये ड्वार्फ है आपका,
इसमें भी क्रोमोसोम तो पेयर में रहे होंगे। मेंडल को नहीं आइडिया था क्रोमोसोम होते हैं, और हमें पता है कि 2n सेल जो होती है वो जब रिप्रोडक्शन करती है तो वो गैमेट बनाती है, और गैमेट फॉर्मेशन में जो नई सेल बनती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, उसमें क्रोमोसोम एक ही जाता है। तो मेंडल ने कहा कि हर एक कैरेक्टर को 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पर उनमें से एक एक आगे जाता है, और व्हेन दे विल यूनाइट टुगेदर, जब वो दोबारा जुड़ते हैं लाइक दिस, अगर वो दोबारा जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वो दोबारा पेयर में आ जाते हैं। उनमें से जो डोमिनेंट होता है, मेंडल ने तो बस ये कह दिया, उनमें से जो डोमिनेंट होता है वो आपका एपियर होता है, उसका कैरेक्टर एपियर होता है, और जो डोमिनेंट नहीं होता उसका कैरेक्टर एपियर नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बात क्या है। बात यह है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होती हैं, जीन्स आपके एंजाइम बनाती हैं, एंजाइम आपकी जो भी फंक्शन होगा वो करता है। मान लो अगर हम यहाँ हाइट की बात करें तो हाइट के लिए कोई हार्मोन चाहिए होता होगा, उस हार्मोन के बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होते होंगे, और उस एंजाइम के जीन कई क्रोमोसोम पर होंगे। तो हुआ ये है कि जो ये डॉर्फ वाला है ना बेचारा, जो डॉर्फ वाला प्लांट आपका है, इसके पास जो क्रोमोसोम पेयर है उस पर जो जीन है, जीन तो है उसके पास भी हाइट का, अरे भले ही वही छोटा हो, भले ही वो छोटा है, हाइट तो उसकी भी है ना, भले ही वो स्मॉल है, हाइट तो उसकी भी है ना, छोटी हाइट है, लेकिन उसके बाद जो जीन्स है ना, दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, दे आर नॉट फॉर्मिंग द एंजाइम। जैसे हमने ऊपर समझाया था आपको कि जो छोटे वाला है वो एंजाइम नहीं बना रहा है, ठीक है ना, वो एंजाइम फॉर्म नहीं कर रहा है, जीन्स उसकी काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इस क्रोमोसोम पर और तो काम कर रही होंगी ना दूसरे कैरेक्टर की जीन। तो इससे हमें मतलब नहीं कि एक नहीं काम कर रही, बाकी कर रही होंगे या किसी और की भी नहीं कर रही होंगे, वो अलग बात है। ये तो इसके पेरेंट्स से इसको मिला होगा पीछे से कैरेक्टर, ठीक है। इसमें कोई एरर आ चुकी होगी रेप्लिकेशन के टाइम पर, अब ये एरर आ चुके हैं तो ये आगे ऐसे ही जाएगा पॉपुलेशन में, जहाँ जहाँ तक भी जाएगा। अब लेकिन ये पेयर जब आपको पता है रिप्रोडक्शन होता है, अगर मान लो ये फीमेल प्लांट है और ये मान लो मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट आपका गैमेट बनाएगा मेल गैमेट, और फीमेल प्लांट आपका फीमेल गैमेट बनाएगा, तो गैमेट में एक क्रोमोसोम तो देगा ही ना। और इसके तो दोनों पर ही नहीं है क्योंकि ये तो ड्वार्फ है। अगर इसके एक भी क्रोमोसोम पर ऐसा होता, कैपिटल टी होता, स्मॉल टी होता, ऐसा तो भी ये लंबा हो जाता, तो भी लंबा हो जाता, क्योंकि एक तो काम करता ना, ये वाला तो इधर वाला तो सही होता है, काम कर रहा होता ना एक एलील। इसके तो दोनों ही एलील खराब हैं, इसके तो दोनों ही एलील काम नहीं कर रहे हैं। तो जब इसके दोनों ही एलील काम नहीं कर रहे हैं तो ये तो ड्वार्फ ही होता ना, तो इसमें तो ऐसा लंबाई का हार्मोन ही ना बनता, ठीक है ना। तो हुआ ये है कि जब रिप्रोडक्शन हुआ तो इसने अपना क्रोमोसोम आगे दिया, वो यहाँ के पेयर हो जाता है, लाइक ऐसे पेयरिंग हो चुकी होगी यहाँ पर, एक कैपिटल टी और एक पे आया हुआ स्मॉल टी। तो नाउ द कैपिटल टी इज फॉर्मिंग द एंजाइम, कैपिटल टी एंजाइम बना रहा है, तो इसलिए कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए यहाँ प्लांट कैसा हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो जो F1 में जो प्लांट मिला है, पहली जनरेशन में जो प्लांट मिला है, वो आपका कैसा मिला है, लंबा मिला है, टोल मिला है। लेकिन वो पूरा प्योर टोल नहीं है। प्योर टोल कैसा होता, कैपिटल टी होता। ये कैसा टोल है, हाइब्रिड टोल है। क्यों क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोल। तो मेंडल ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हर एक कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर है कोई भी, उसको 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, वो फैक्टर्स पेयर में होते हैं, और जो फैक्टर पेयर में होते हैं वो फैक्टर्स जब रिप्रोडक्शन के टाइम होता है तो आगे एक एक जाते हैं। मेंडल को तो मियोसिस के बारे में कुछ नहीं पता था, मेंडल को तो रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, क्रोमोसोम आधे जाते हैं, लेकिन मेंडल ने फिर भी ये सब कहा कि आधा जाता है, फिर पेयर होता है, फिर पेयर होने के बाद दोबारा जुड़ते हैं, फिर उनमें से जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट वर्ड यूज किया मेंडल ने उसके लिए जो कि काम करता है, जो जीन तो उसको पता नहीं था ना, तो हम तो बता रहे हैं आपको कि जो जीन फंक्शनल होता है उसके लिए मेंडल ने वर्ड यूज किया डोमिनेंट। तो उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट होता है वो एपियर होता है, तो और जो रेसेसिव होता है वो आपका एपियर नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मेंडल ने क्या किया, इसके बाद मेंडल ने दोबारा से जो इसको F1 में मिले प्लांट थे, जो उसको पहली जनरेशन में जो प्लांट यहाँ पर मिले थे, F1 जनरेशन में जो प्लांट उसको मिले थे, उनका मेंडल ने दोबारा से फिर से क्रॉस कराया, उनका मेंडल ने दोबारा फिर से क्रॉस करा दिया। और क्रॉस कराने पर मेंडल ने क्या किया, जो F1 में उसको मिले थे ये वाले प्लांट, उसको कैसे मिले थे, टोल मिले थे, तो इन वाले टोल का उसने दोबारा क्रॉस करा दिया। और आपको पता है ये वाले टोल कैसे हैं, ये आपकी कैसे टोल है, ऐसे टोल है, हाइब्रिड टोल है। इनके पास क्या है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी, दूसरे वाले पर स्मॉल टी है। अगर इनका ऐसे वाले प्लांट का आपस में क्रॉस करा देंगे, लाइक इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी वालों का, तो आपको पता है रिप्रोडक्शन होगा इनमें,
ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट बनते हैं। अब गैमेट बनने में देखो यहाँ 2 तरह के गैमेट बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि भाई देखो दो अलग अलग है ना, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, दूसरे पर स्मॉल टी है, तो 2 गैमेट बनने की संभावना हो जाती है ना अलग अलग। एक गैमेट ऐसा बन सकता है जिसमें कैपिटल टी आए, एक गैमेट ऐसा बन सकता है इसमें स्मॉल टी आए। तो एक तो गैमेट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बन सकता है, दूसरा गैमेट आपका क्या बन सकता है, स्मॉल टी बन सकता है। ऐसे ही इसमें भी हो सकता है कि भाई एक गैमेट आपका क्या बन सकता है, कैपिटल टी बन सकता है, एक आपका स्मॉल टी बन सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों के दोनों जो जीन के एलील हैं, आपको तो जीन पता है ना, मेंडल को तो भले ही नहीं पता थी, तो मेंडल ने फिर भी प्रोबेबिलिटी ली, मतलब मेंडल ने फिर भी प्रोबेबिलिटी ली कि अगर इस प्लांट का, अगर ये मेल प्लांट मान लो, इसको फीमेल मान लो, तो उसने कहा कि भाई अगर मैं इसके पोलन ग्रेन्स इस पर डाल दूंगा फीमेल वाले पर, तो वो पोलन ग्रेन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर या क्या पता तो कैपिटल टी वाला हो, क्या पता तो स्मॉल टी वाला फैक्टर हो। तो फैक्टर तो हमें पता ही है ना क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो होते हैं। तो हमें पता है, मेंडल ने कहा कि भाई यहाँ एक की 2 प्रोबेबिलिटी बनती हैं, या तो कैपिटल टी वाला जाएगा या स्मॉल टी वाला जाएगा, इधर से भी या तो कैपिटल टी वाला जाएगा या स्मॉल टी वाला जाएगा। तो इसके बाद मेंडल ने कहा कि जो हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन सकती है आगे, वो ये बन सकती है कि आप जब इनका क्रॉस कराओगे तो हमें कुछ इस तरह से प्लांट मिल सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह से प्लांट मिल सकते हैं, मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ली गई है यहाँ पर ना, कि भाई मेंडल ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर हम मान लो इनका क्रॉस कराएं तो एक में कैपिटल टी आएगा, दूसरे का स्मॉल टी हो सकता है, एक और का कैपिटल टी हो सकता है, दूसरे स्मॉल टी हो सकता है। अगर मान लो ये वाला कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज कर जाए, अगर ये मेल गैमेट में हो और ये फीमेल गैमेट में हो, तो कंडीशन ऐसी बन सकती है। अगर ये और ये फ्यूज कर जाएं तो कंडीशन स्मॉल ऐसी बन सकती है। अगर ये और ये फिर से फ्यूज कर जाएं, सॉरी, अगर ये फ्यूज कर जाएं तो कंडीशन फिर से आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है, या फिर स्मॉल टी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी मेल और फीमेल का, जो हमें F1 में मिले प्लांट थे, जब उनका हम क्रॉस कराते हैं आपस में, उनका रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है, आप ध्यान रखना मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि हमें ये इस तरह के चारों तरह के मिलेंगे ही। अगर मान लो इसका ये वाला गया होगा कैपिटल टी वाला, और इसका एग में जो आया होगा कैपिटल टी आया होगा, तो हमें ऐसे मिलेंगे पहले वाले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 50 प्लांट में ऐसा क्रॉस कराते हैं, 50-100 प्लांट में एक ही बार में ऐसा क्रॉस कराते हो, एक साथ ऐसा क्रॉस कराते हो, तो तब होगा ये कि भाई तब आपको क्या होगा, तब आपको ये सारी तरह के मिलने की संभावना बनती होती है, ठीक है। तो एक बार हम इसका रेशो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, आपको अगर मैं कहूँ कि ये कैसे प्लांट हैं, तो आपको दिख रहा होगा दोनों पर कैपिटल टी है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ आएगी। यहाँ एक काम नहीं कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो मतलब ये भी कैसा आपका टॉल है। ये यहाँ भी एक काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा, मतलब ये कैसा है, टॉल है। यहाँ आपको मिलेगा स्मॉल टी, मतलब ये ड्वार्फ होगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी फंक्शनल जीन नहीं है जो काम कर रहा हो। तो दिखने में मुझे यहाँ 3 तरह के प्लांट दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेरे टॉल हैं, एक तो मुझे टॉल प्लांट मिल सकते हैं। अगर मैं दोबारा क्रॉस कराता हूँ ना, जो F1 में मिले थे उनका, तो मुझे एक तो टॉल मिल सकते हैं, दूसरे मुझे मिल सकते हैं हाइब्रिड टॉल हैं, तो वो भी टॉल ही, हाइब्रिड टॉल, और तीसरे मिल सकते हैं मुझे ड्वार्फ, ठीक है ना। तो ये तो दोनों एक ही लंबाई के होंगे, इनमें तो कोई लंबाई में फर्क नहीं होगा। तो ये सारे के सारे टॉल हुए। तो मुझे कितने मिले, एक तो ऐसा मिला, 2 मिले ऐसे, और एक मिला ऐसा, ठीक है। तो मुझे टोटल जो टॉल मिले हैं वो 3 मिले हैं। दिखने में मुझे जो 3 प्लांट दिख रहे हैं वो टॉल दिख रहे हैं, एक मुझे कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। तो अगर मैं इसके रेशो की बात करूं जो मुझे देखने में आ रहा है, तो वो मेरा 3:1 है। तो जो देखने वाला रेशो होता है, जो सामने से आप कैरेक्टर्स को देख, अपीयरेंस को देख करके रेशो बताते हो, वो आपका होता है फिनोटाइपिक रेशो। और जो आप जीन को देखकर बताते हो, फैक्टर्स को देखकर बताते हो, वो आपका होता है जीनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइपिक में यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो जीनोटाइप में यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, 2 बार कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक बार स्मॉल टी है। तो ये तो हुए 2 जीनोटाइप, मतलब जीन का जो प्रदर्शन होगा, जीन का जो जीन का जो अरेंजमेंट होगा वो आपका ऐसा होगा।
और एक आपका ऐसा होगा, एक आपका ऐसा होगा। तो 1:2:1 एक दूसरी तरह का रेशो है जो कि जीन का जो प्रदर्शन, जो जीन का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से होता है। जीन का जो जीन रूप, जो आप जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह से होता है, एंड दैट इज अ जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइपिक रेशो आपका जो है वो कैसा है, 1:2:1, यानी दो जो है वो आपके टोल तो हैं पर वो हैबिट टोल हैं। उनकी जीन का जो जीन जो है उनकी अलग अलग मतलब अलग से दिखाई दे रही है। ये आपकी प्योर दिख रही है, ये आपकी हैबिट है। तो हैबिट टोल दो हुए जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक ड्वार्फ आपका स्मॉल टी हुआ। तो ये एक दूसरी तरह का क्रॉस मेंडल ने कराया था, जिसमें मेंडल ने बताया कि भाई जब हम, इन्होंने कहा मेंडल ने, यहाँ से मेंडल ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो टॉल प्लांट था भाई, F1 में जो उन्हें टॉल मिला था, पहले जो टॉल मिला था वो तो पूरा लंबा प्लांट था। तो उसको देखकर उन्हें लगा भाई ये तो वैसा ही है जैसा पहले हमने टॉल लिया था, लेकिन वो हाइब्रिड टोल है। हाइब्रिड टोल का मतलब है कि उसके अंदर ड्वार्फ वाले का भी कोई फैक्टर छुपा हुआ था। यहाँ टोलनेस, अगर आप केवल लंबाई को देखोगे तो लंबाई देखकर सामने से आप बता नहीं सकते कि वो हाइब्रिड टोल है या फिर वो प्योर टोल है, क्योंकि उसके अंदर तो आपको लंबाई तो सेम ही दिख रही है। आपको कोई क्रोमोसोम के अंदर घुस के देख लोगे, आपके उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, वो वैसा ही है जैसे कैपिटल टी था, लंबाई तो उतनी है। लेकिन जब उसका आप ऐसे क्रॉस कराते हो वापस से, तो आपको जब यहाँ दोबारा ड्वार्फ मिलते हैं, तो ये ड्वार्फ का मिलना ये प्रूव कर देता है आपका कि स्मॉल टी फैक्टर, यानी जो ड्वार्फनेस का फैक्टर था, वो आपका F1 वाले में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था इसके अंदर। मतलब मेंडल ने कहा कि ड्वार्फ वाला फैक्टर भी इसमें होता है, भले ही वो यहाँ नहीं दिखता, क्योंकि ठीक है ना, वो नहीं दिखता बिकॉज दैट इज रिसेसिव, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसके अंदर बना हुआ होता है। इसके अंदर गायब, छुप नहीं जाता, खो नहीं जाता, यहाँ से आता है, ऊपर से उसके अंदर होता है। तो उसको क्रोमोसोम का नहीं पता था ना मेंडल को। अभी तो हमें पता था कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम इधर से आएगा, एक सेट इधर से आएगा, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो उनको तो पता नहीं था, तो ऐसे ही बता रहे थे कि भाई इधर से फैक्टर जो आया था वो यहीं रहा और वो आगे आता है। जब दूसरी जनरेशन में हम उसको क्रॉस कराते हैं तो हमें दोबारा से वो यहाँ पर अपीयर होता है, दोबारा से हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ड्वार्फ बनते हैं। इसका मतलब वो इसके अंदर छुपा हुआ था और अभी दिखा है यहाँ पर आकर के, आगे निकलता है, प्योर रहता है। तो इससे जो है मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका ये बताता है कि भाई फैक्टर्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं। जब आप क्रॉस कराते हो दे विल सेग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ देखो जो स्मॉल टी था इसके अंदर छुपा हुआ, तो सेग्रीगेट हो गया, मतलब अलग हो गया इससे, और आगे अलग होने के बाद एक उसने दोबारा से अपने आप को दिखाया कि भाई मैं था, तभी यहाँ आपको ड्वार्फ मिलेंगे ना। ड्वार्फ आपको तभी मिलेंगे अगर यहाँ स्मॉल टी वाला फैक्टर होगा। तो हमें तो पता ही है कि क्रोमोसोम्स में जैसे मान लो क्रोमोसोम पेयर है तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा, तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रोमोसोम के ऊपर रहा होगा ऐसे पेयर। और आपको पता है पेयर में से जब आगे जाते हैं तो वो एक एक जाते हैं गैमेट बनने के दौरान, ठीक है ना। और गैमेट जब फिर फ्यूज करते हैं आपके तो दोबारा से पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये कैपिटल टी वाला था, ये कैपिटल टी वाले के साथ जाएगा तो क्रोमोसोम आपके कैपिटल टी होंगे। अब इनमें से दोनों ही जीन काम कर रहे हैं तो लंबा ही होगा ना। एक काम कर रहा है तो भी लंबा हो रहा है, एक दोनों ही काम नहीं कर रहे तो लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन इन्होंने कहा मेंडल ने कि वो ऐसा नहीं ना कि इनके साथ मिक्स नहीं हो गया, स्मॉल टी वाला फैक्टर ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ यहाँ पर F1 में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम का आइडेंट था इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी जितना भी उन्होंने काम किया था ये अच्छा था, मतलब फ्यूचर में इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब हम जो है आपकी बुक ने क्या बताया एक एक लाइन करके उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपकी बुक ने मेंडेलियन जो क्रॉसेस हैं उनको किस तरह समझाया। ये आपका जो क्रॉस था, क्योंकि ये आपका एक कैरेक्टर पर आधारित था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, तो बुक में आपकी बताया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था ये सब कुछ जो मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझते हैं अच्छे से, बुक में आपके क्या क्या बताया वहाँ मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा कि चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।